सरला काफी समय से नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू का काम करते हुए भी मुंह चल रहा होता है। एक रोज सरला अपनी बहू का मुंह चलता हुआ देखकर उसे टोक ही देती है। अरे बहू सुन, इधर तो आ। कहीं तुझे पान कसली या जुबा केसरी खाने की आदत तो नहीं? जब भी मेरी नजर तुझ पर जाती है मैं देखती हूँ तेरा मुंह चल रहा होता है। आखिर ऐसा भी क्या खाती रहती है तू? अरे माँ जी, आप भी जानती हैं मुझे काम करते हुए कितना टाइम हो जाता है। ऐसे में मुझे भूख तो जोरों से लग ही जाती है, इसलिए मैं चिप्स खा रही थी। आपको भी खाना है? लाऊं आपके लिए भी माँ जी? अरे ये सब कोई खाने की चीज नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये पैकेट बंद चीजें खाना ही पसंद नहीं करती। ठीक है माँ जी, लेकिन चिप्स तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए जब भी मुझे भूख लगती है और मेरे पास जब भी समय होता है तो मैं आराम से बैठ के चिप्स खाती हूँ, जिससे मेरा पेट भी आसानी से भरता है। अरे बहू ये सब ठीक है, लेकिन इससे 10 तरह की बीमारियां भी होती हैं। इस बात का ध्यान तुझे रखना है, ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। मुझे चिप्स कम से कम खाने हैं क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सरला इतना कहने के बाद हॉल में बैठी टीवी देखने लग जाती है और दूसरी तरफ किरण घर का काम करते हुए चिप्स के पैकेट फाड़ फाड़ कर खा रही होती है। तभी सरला के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, कैसी है तू और ये क्या कर रही है? तेरी बहू पोछा लगाते हुए उसी गंदे हाथों से चिप्स खा रही है। छी छी, कितना गंदा लग रहा है ये। अरे इसे अभी ही समझाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं इस पर मेरी बातों का कोई असर भी हुआ होगा। अरे ये चिप्स भला कोई अच्छी चीज है क्या? कल को तेरी बहू माँ बनेगी तो उसे बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आने वाली है। हाँ विमला, ये भी तू सही कह रही है। एक दो बार इसे और टोकती हूँ, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा। हाँ बिल्कुल, तू सास है। अपनी बहू को तुझे बोलने का पूरा हक है, और तुझे तो पता है अपने मोहल्ले के लाला की बहू, उसे बच्चे में कितनी दिक्कत आई। अरे वो भी तेरी बहू की तरह ही पैकेट बंद चीजें खाती थी। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। अरे बहू, अभी भी तेरा मुंह चल रहा है, या तो तू काम कर ले या फिर खा ले। तू अपने गंदे हाथों से काम करते हुए क्यों खा रही है? अच्छा माँ जी, अब नहीं खाती, बस खत्म ही है समझो। हाँ ठीक है, ये काम हो जाए तो 2 कप चाय लेती आना बहू। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर में लेके आती हूँ आपके लिए चाय। सरला को विमला की बातों में दम लगता है। एक दो बार तो सरला अपनी बहू को बाहर की चीजें खाने के लिए टोक चुकी थी, लेकिन फिर भी सरला देखती है उसकी बहू हरदम अपने हाथों में चिप्स का पैकेट लिए घूम रही होती है। एक रोज सरला अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जा रही होती है। तभी सरला अपनी बहू का बाजार के लिए निकलने से पहले कहती है, बहू मैं विमला के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में थोड़ा समय लग जाएगा। अरे माँ जी, आप बाजार जा रही हैं? मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, मुझे भी बाजार से कुछ सामान लेके आना है। अरे तुझे क्या लेना है अब मुझे बता दे, मैं लेती आऊंगी। अरे माँ जी, मुझे भी बाजार जाना है, रुक जाइए, मैं भी चलती हूँ। अरे तू भी बहू को बाजार जाने से क्यों ही मना कर रही है? ले चलते हैं ना। हाँ ठीक है, बस 1-2 मिनट, मैं अभी पैसे लेकर आई। किरण भी अब अपनी सास और पड़ोसन विमला काकी के साथ बाजार जाने के लिए निकल पड़ती है और बाजार जाते हुए रास्ते में सरला और विमला तो अपने में बात करने में लगी होती हैं। लेकिन किरण का ध्यान रास्ते में आने वाली दुकानों पर था, क्योंकि उसे चिप्स की तलब हो रही थी। अगर अभी मैं दुकान से चिप्स लाने गई तो माँ जी खामखा सुनाएगी, लेकिन मेरी भूख और ज्यादा बढ़ती जा रही है इस चिप्स के पैकेटों को देखकर। किरण ये सोच ही रही होती है कि तभी किरण के सामने एक बच्चा चिप्स का पैकेट लेकर जा रहा होता है। किरण भी उस बच्चे के हाथों से चिप्स का पैकेट छीन लेती है और वो बच्चा रोने लगता है। उस बच्चे को रोता देखकर उसकी माँ इधर उधर देखने लग जाती है। तभी वो देखती है कि विमला के झोले में उसके बच्चे का चिप्स का पैकेट है। अरे बार बार बच गई, ये बच्चा भी ना रोने लगा और मैंने भी झटपट चिप्स का पैकेट विमला काकी के झोले में डाल दिया। अब तो भगवान ही बचाए विमला काकी को इस औरत से। अरे बहन जी रुकिए, आज तक इतने चोर देखे हैं लेकिन आप जैसा नहीं देखा। ये क्या तरीका है मेरे बच्चे की चीज चुराने का? अरे विमला काकी, आपने इस छोटे से बच्चे का चिप्स चुरा लिया। माँ जी देख रही है ना आप मुझे हर वक्त चिप्स खोर कहती रहती हैं, लेकिन विमला काकी तो चोर निकली, चोर। अरे चलिए, मेरे बेटे का जो चिप्स चुराया ना आपने वो वापस कीजिए। अरे बहन जी, आप विमला को गलत समझ रही हैं। ये चुगलखोर जलनखोर मोहल्ले के घरों में आग लगाने वाली और मोहल्ले के बूढ़े पर डोरे डालने वाली जरूर है, लेकिन ये चोर नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती। अच्छा, ये जो तुम्हारे झोले पे चिप्स का पैकेट लटक रहा है वो तुम्हारा है क्या? मेरे मासूम बच्चे को देखो कैसे फूट फूट के रो रहा है, और एक आप है जो बच्चों के हाथ से चीज छीन लेती है। अरे बाप रे, ये चिप्स का पैकेट मेरे झोले में कैसे आया? अरे सरला, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तूने तो देखा है ना, मैं तुझसे ही बातें कर रही हूँ। अरे बस बस, कभी किसी चोर ने कहा है कि मैं खुद चोर हूँ? अरे उम्र का तो लिहाज कीजिए आप, और थोड़ी ना ये शर्म करो ये सब करते हुए। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, तो क्या इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगी? उस औरत के जाने के बाद विमला सरला की तरफ देखते हुए कहती है,
ये सब तेरी बहू का किया धरा है, क्योंकि तू भी ये बात अच्छे से जानती है कि मुझे इन सब चीजों से कितनी नफरत है। ये सब तेरी बहू का किया धरा है। जब वो बच्चा रोने लगा होगा तो तेरी बहू ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। अरे बहू, मुझे बिमला पर इतना तो विश्वास है ही कि वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। चल अब हर जगह तुझे मेरी नाक ही कटवानी होती है। माँ जी, अब अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो अब आप मुझे चिप्स के पैकेट खरीद के दो। चुपचाप बाजार चल, तेरे इस चिप्स की वजह से पहले ही इतना लफड़ा हो चुका है। अब सरला बाजार से सामान लेने के बाद घर आती है और अपनी बहू को 2 लोगों का खाना बनाने को कहती है। बहू, आज तू मेरे और रमन के लिए ही खाना बना, क्योंकि आज मैं तेरे लिए पसंद के चिप्स के पैकेट मंगवा दे रही हूँ, जो तुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या सच में माँ जी? अरे माँ जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। हाँ बहू, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तू ये चिप्स खाती है तो तू घर के किसी भी खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? भला मैं चिप्स के साथ खाना क्यों ना खाऊं? हाँ, तुझे तो सिर्फ चिप्स ही पसंद है ना, तो खाने पीने की जरूरत ही क्या है। माँ जी, मुझे चिप्स पसंद है, लेकिन इससे पेट थोड़ी ना भरेगा। देख, तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू घर का खाना खाएगी या फिर बाहर के चिप्स खाएगी। माँ जी, मैं चिप्स भी नहीं छोड़ सकती और ना ही खाना पीना छोड़ सकती हूँ, बाकी आप देख लो। ये नहीं हो सकता, तुझे कोई एक ही चीज चुननी है, या तो अपने फेवरेट चिप्स या तो घर का सेहतमंद खाना। ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही हो तो मैं चिप्स खाना पसंद करूंगी। घर का खाना तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं आता। किरण अपने फेवरेट चिप्स को चुनती है और कई दिनों तक लगातार चिप्स ही खाती है, क्योंकि उसकी सास ने तो उसे घर का खाना खाने से साफ मना किया था। अब ऐसे में किरण की एक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और लूज मोशन हो जाते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। माँ जी, अब कान पकड़ती हूँ, जो मैंने ये चिप्स खाए, अरे मेरी तो हालत ही बेहाल हो गई है। मैं क्या करूँ माँ जी? अरे रे बहू, तेरे फेवरेट चिप्स ने तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हुआ सुनकर। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि तू ये सब खाना छोड़ दे। किरण के बीमार पड़ने के बाद ही किरण चिप्स खाने की आदत छोड़ देती है। समीक्षा फोन में लहंगे की फोटो देख रही होती है और तभी उसके फोन में एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा आता है, जिसे देखकर समीक्षा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी बहन पूनम के पास जाती है और उसको दिखाते हुए कहती है, दीदी ये लहंगा देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने तय कर लिया है, मैं तो यही पहनने वाली हूँ शादी में। महंगा भी नहीं है, हमारी बजट में भी है, हम आराम से ले सकते हैं ये। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है समीक्षा? जो चीज मुझे पसंद आती है वही क्यों तुझे लेनी होती है? यही लहंगा तो मैंने भी पसंद किया था ना, और अब तुझे भी यही लहंगा पसंद आया। झूठ मत बोलो दीदी आप। अरे आपने ये लहंगा देखा होता ना तो आप भी दिखाती नहीं हमें, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं ना। इसका मतलब यही है कि आपने ऐसा लहंगा देखा ही नहीं था, और जब मैंने देखा तो आपको भी पसंद आ गया, इसीलिए आप झूठ बोल रही हो कि आपको भी यही पसंद आया। मैं तेरी तरह झूठी नहीं हूँ जो हर वक्त बस झूठ ही बोलती रहूँ। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। ये लहंगा मैंने पहले पसंद किया था तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी। पूनम और समीक्षा दोनों लहंगे के पीछे काफी बहस करने लग जाती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की बाकी की 3 बड़ी बहन रितु, महक और संजना आती है। तभी संजना बोलती है, अरे क्या हो गया, तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रही हो? दीदी देख लो पूनम दीदी को, मैंने आपकी शादी के लिए अपना लहंगा पसंद कर लिया है, तो अब इन्हें भी वही लहंगा पसंद आया जो मुझे पसंद आया है। आप समझा लो अब खुद ही। क्या समझा लो? दी आप ही बताओ, ये वाला लहंगा मैंने आपको पहले ही नहीं दिखाया था क्या? मैंने पहले ही बोला था ना कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनने वाली हूँ। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ब्राइडल लहंगा है और तुम दोनों की शादी हो रही है क्या, जो तुम दोनों ने ये ब्राइडल लहंगा पहना है? अगर इन दोनों ने ब्राइडल लहंगा पहना तो मैं भी ब्राइडल लहंगा ही पहनूंगी आपकी शादी में। मुझे तो पसंद करने में टाइम भी नहीं लगने वाला। और मैं भी, मुझे तो वैसे भी ब्राइडल लहंगा पहनने का बहुत शौक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। मैं भी अब तो ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली हूँ। चारों बहनें संजना को ही बोलना शुरू कर देती हैं। और कुछ देर बाद 5 बहनों की माँ कल्पना वहाँ आती है और इतना शोर देखकर वो बोलती है, ये क्या है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये घर है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर कर रहे हो। और संजना तू तो सबसे बड़ी है ना, तू भी अब इन पागलों की तरह शोर मचाएगी? माँ मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कब से समझा रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब आप ही बताओ कि मैं इनका क्या करूँ? लेकिन ये सब लड़ क्यों रहे हैं? माँ चारों कह रही है कि उन्हें मेरी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनना है। माँ हम तो बस आपको ब्राइडल लहंगा पहनकर गिफ्ट देना चाहते थे। मैंने तो कुछ सोचा है कि मैं क्या करूँगी दीदी की शादी पर, इसलिए मुझे आप शादी के लिए ब्राइडल लहंगा ही दिला दो। वैसे बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी संजना की शादी के लिए, अब समीक्षा ने भी सोच लिया है तो मैं भी क्यों ना करूँ कुछ। आप सब लोग एक साथ हैरान भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे दुल्हन संजना है और तुम दुल्हन की बहन हो। तुम चारों ही अगर दुल्हन बनकर बैठ जाओगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? ये सोचा है क्या तुमने कभी? माँ
लोगों का तो काम ही होता है ना बातें बनाना। अब लोगों को तो अपना काम करने दीजिए। मुझसे बहस मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तुम चारों को कोई ब्राइडल लहंगा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब ये जिद छोड़ दो। कल्पना चारों को बहुत सुनाती है और फिर चारों उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समीक्षा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अंकित को फोन पे बोलती है, यार ना ही माँ मान रही है और ना ही संजना दीदी, अब क्या करें हम। कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब मान जाएंगे। तुम बस कोशिश करती रहो और हाँ, कोई ना कोई नया तरीका अपनाती रहो जिससे सब मान जाए, और मुझे लगता है सब मान जाएंगे। चारों बहनों का बहुत मन होता है कि वो ब्राइडल लहंगा पहने, और जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बात ही नहीं करती किसी से, बस अपने से ही मतलब रखती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। ये सब संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और संजना सबको एक साथ बिठाती है और बोलती है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, और एक तुम चारों हो कि मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही हो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या, या फिर अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है? क्या फायदा दीदी बात करने का, यहाँ घर में तो वैसे भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हम भी तो आपकी शादी के लिए खुश ही थे ना, तभी तो हम आपकी शादी के लिए कितना सोच रहे थे, लेकिन हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है घर में। तुम चारों को भी ब्राइडल लहंगा पहनना है, बस इस वजह से तुम चारों गुस्सा हो ना। दीदी आपको सब पता है, फिर भी आप पूछ रही हो। अरे हमने मांग ही क्या लिया है आपसे जो आप मना कर रहे हो। अरे आपकी शादी में आपकी चारों बहनें आपकी तरह ही लगेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो आप भी माँ की तरफ हो गई, अब आप हमारी कहाँ सुनने वाली हो। बस करो तुम चारों, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ब्लैकमेल करना अच्छे से आता है, और मैं अपनी चारों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम चारों की एक इच्छा तो मान ही सकती हूँ। तुम चारों मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना। अब तो खुश हो ना तुम चारों भी। सच में दीदी, अब हम भी ब्राइडल लहंगा पहन सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब मैं ही अपनी शादी में अपनी बहनों के मुंह ऐसे लटके हुए तो देख नहीं सकती, इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम चारों पहन लेना मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा। और माँ का क्या, आप तो बोल रही हो आराम से, लेकिन माँ का क्या, वो तो हम पर ही गुस्सा करेंगी ना। तुम चारों माँ की टेंशन मत लो, माँ से मैं बात कर लूंगी, लेकिन अब तुम चारों भी शादी वाले घर में शादी की रौनक जमा दो। चारों ने मुंह बनाया हुआ है, लग ही नहीं रहा ये शादी वाला घर है। संजना अपनी बहनों को भी ब्राइडल लहंगा दिला देती है, और अब पांचों बहनें ब्राइडल लहंगा पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती हैं। सब लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर जिसकी शादी है वो आखिर है कौन। तभी कल्पना के पास उनकी पड़ोसन जानकी आती है और बोलती है, अरे कल्पना, तेरी एक बेटी की शादी है या पांचों बेटी की शादी है? है तो एक ही बेटी की शादी, लेकिन मेरी पांचों बेटियों में आपस में बहुत प्यार है ना, तो जिसकी शादी है उसने ही जबरदस्ती अपनी चारों बहनों को ब्राइडल लहंगा पहनने को बोला है। अच्छा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि शादी एक की है और दुल्हन सब बने हुए हैं। अब बच्चे जो चाहे वही करें, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ ना, बाकी बच्चों की मर्जी है। कल्पना शादी में आए सभी मेहमानों से सुन रही होती है कि ये क्या हो रहा है। कल्पना कमरे में जाती है जहाँ उसकी पांचों बेटियां तैयार होकर बैठी होती हैं। तभी कल्पना गुस्से में बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे तैयार मत होना, लेकिन तुम पांचों को मेरी बात माननी कहाँ होती है। अब देखो बाहर सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। माँ, मैंने ब्राइडल लहंगा इसलिए पहना है क्योंकि आज दीदी के साथ मैं भी शादी करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और आपको भी एक बार मिलवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप मना कर देती लव मैरिज के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या तुमने भी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम चारों यहाँ मेरी नहीं बल्कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए इतनी जिद कर रहे थे ब्राइडल लहंगा के लिए। सब तैयारी हो चुकी है, कुछ देर में मेरी बारात आएगी। और माँ आप चिंता मत करो, आपकी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, अपने लिए सही और गलत सब जानती हैं। अब क्या बोलूं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी ने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? सब करो अपने मन की। कल्पना की पांचों बेटियों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटियों को शादीशुदा जिंदगी में देखकर वो बहुत खुश होती है। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोल कर सुन, किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर कमला कौन सा सच बाहर आने के बारे में बात कर रही थी? आइए जानते हैं। कमला की एक ही बहू थी, लेकिन कमला के बेटे सुमित की शादी गांव के अनपढ़ गवार से हुई थी। कमला ने बहुत ज्यादा दहेज की लालच में ये शादी करवा तो दी थी, साथ ही कमला की बहू कोयले की तरह काली थी। एक रोज कमला की पड़ोसन रजनी कमला के घर आती है। अरे कमला, मैंने सुना है तेरी बहू पेट से है, सच है क्या ये? अब जरा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख। किसी का तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुझे इस बात की खबर होनी थी। हाँ, सही सुना है तूने, मेरी बहू पेट से है। तभी कमला की बहू चंदा सास को चाय देने आती है और दोनों को साथ में बैठे देखती है।
वैसे बहू तू केसर जरूर खाना, सुना है इससे बच्चे गोरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ कमला, तेरे पोता पोती सुंदर होंगे, अभी भी वक्त है। जरूरी है क्या कि बच्चा बहू पर ही जाए? मेरे सुमित पर भी तो जा सकता है। देख कमला, तेरी इतनी उम्र हो गई है, बाल बच्चे और उनकी भी दादी नानी बन चुकी है अब तो तू। लेकिन तुझे तो पता है कि बच्चा 9 महीने माँ के पेट में ही रहता है, फिर ज्यादातर चांस होता है कि बच्चा अपनी माँ पे ही जाए। अरे मेरा पोता पोती काला हो या गोरा, मुझे दोनों चलेगा। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? मेरा काम तो था तुझे बताना, बाकी मैं चलती हूँ। पैसे के लालच में तो तूने अपने वंश ही खराब करने का फैसला ले लिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। इतना कहकर रजनी तो कमला के घर से चली जाती है। लेकिन इधर कमला, जो रजनी के सामने तो अपने दुख जाहिर नहीं कर रही थी, वो रजनी के जाने के बाद गहरी सोच में डूब जाती है तो ये रजनी आग लगाने वाली और चुगलखोर एक नंबर की, लेकिन बात एकदम पते की कर गई है। अगर छोटी बहू को काला बच्चा हुआ तो न सिर्फ मोहल्ले वाले मुझे कोसेंगे, बल्कि रिश्तेदारों का फौज भी आकर मुझे कोसने लगेंगे और मेरे दिल में बर्फ की सिल्ली पड़ जाएगी। अब देर रात कमला अपनी बहू चंदा के कमरे में पहुंचती है और चंदा को सोते हुए देखकर उसके पास आकर कहती है, अरे देखो तो, थोड़े से पैसे के लालच में मैं भी कोयले की खदान को घर ले आई। कहाँ मेरा दूध सा गोरा बेटा और ये कहाँ कल्लो माई। कमला ये बोलकर कमरे से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही चंदा रसोई में जाती है, कमला उसे केसर का दूध देते हुए कहती है, ले बहू पी ले। भले मैं दुनिया के सामने जितना खुश रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे काले पोता पोती हो और तेरे बाप की तरह मुझे भी मोटा दहेज देकर उनकी शादी करवानी पड़े। तभी रसोई में कमला का बेटा सुमित आकर अपनी माँ को ताने देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था, पैसे के चक्कर में कुछ भी मत उठा लो। अब आपको काले बच्चे का डर सता रहा है ना। चलो चंदा, मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे जल्दी निकलना है। तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा मालिक नहीं है, तो तू जो भी बोलेगा ना सोच समझ कर बोला कर। अरे माँ, मैंने कब आपके खिलाफ जाने की कोशिश की? अगर मुझे आपके खिलाफ जाना ही होता तो मैं अपनी पड़ोसन हेमा के साथ भागकर शादी ना कर लेता। कम से कम वो सांवली तो थी, इसकी तरह काली तो नहीं थी। अरे जी, बीवी हूँ मैं आपकी और आपकी बहू हूँ मैं माँ जी। क्या आप दोनों मेरे खिलाफ मेरे ही सामने बातें करने लगे हैं? चंदा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दूध का ग्लास लेकर रोते हुए चली जाती है। लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी, वो जैसी थी वैसे ही रहने वाली थी, वो खुद को बदल तो नहीं सकती थी। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम चंदा के पेट में तेज दर्द होता है और अगले ही पल कमला दादी बन चुकी थी। ये बच्चा काला था, जिसे देखकर कमला कहती है, इतने दूध केसर के बाद भी इसका काला बच्चा हुआ है। सुमित दवा लेने गया है, ये बेहोश है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए इस बच्चे को बदल देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कमला ये बोलकर बच्चे को हॉस्पिटल में बदल देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग चंदा के बच्चे को देखने आते हैं और गोरा बच्चा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। रजनी को भी सुमित से भी गोरा उसका बेटा देखकर हैरानी हो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। सभी घर में आए नन्हे मेहमान से खुश थे। अब 5 साल बीत जाते हैं। कमला जानती थी कि वो पोता उसका सगा खून नहीं था, पर उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर खूब प्यार लुटाती। एक रोज सुबह के समय अचानक ही चंदा को फिर से उल्टियाँ होती है। हाय हाय, एक तो वैसे ही देश की इतनी गरीबी है, कहीं ये फिर से माँ तो नहीं बनने वाली। अब इसके बच्चे बदलने कहाँ जाऊंगी। कमला अब सुमित और चंदा के कमरे में जाती है और चंदा से कहती है, क्यों बहू, बड़ी उल्टियाँ हो रही है? रात को कुछ गलत खा लिया था क्या, या कुछ और ही मामला है? चंदा शर्माकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। अब वक्त के साथ चंदा की दूसरी बार मां बनने की खबर पूरे मोहल्ले में फैलती है और रजनी को इस बारे में पता चलता है तो रजनी फिर कमला को परेशान करने पहुंचती है। अरे कमला, बधाई हो, तू फिर से एक बार दादी बनने जा रही है। वैसे इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए है? बच्चा किस पर जाएगा, सुमित पर या फिर चंदा पर? जब मेरी बहू का पहला बच्चा गोरा हुआ है तो दूसरा बच्चा भी गोरा ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे मेरी काली बहू के बच्चे की इतनी चिंता क्यों होती है। वैसे भी बच्चे जैसे भी हो, मुझे उन्हें रखना है। मैं पैदा होते ही उन्हें तेरे घर तो नहीं भेज दूंगी ना। चल, अभी इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा कि तेरी बहू के बच्चे गोरे होते हैं या काले। ऐसे ही समय बीत रहा था और इधर कमला की चिंता बढ़ रही थी और उसे इस बार भी बच्चे चुराने पड़ेंगे, ये सोचकर कमला परेशान थी। कुछ ही दिनों बाद कमला को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली है, तो वो चिंता में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद कमला की चिंता तिगनी तब हो जाती है जब उसकी बहू की डिलीवरी घर पर होती है और वो 2 जुड़वा पोतियों को देखती है जो कि
दोनों की दोनों काली थी। कमला अपनी बहू से कहती है, सत्यानाश हो, एक साथ दो दो लड़कियां को जन्म दिया है और दोनों ही काली। अरे अब कैसे इन्हें मोहल्ले वालों को दिखाऊं, सब थू थू करेंगे। माँ जी ये दोनों जैसी भी हैं, है तो मेरी बेटी ही ना, आप इनको ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ ठीक है, रख कलेजे से लगाकर अपनी बेटियां, लेकिन ये दोनों काली है, ये मोहल्ले में बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद में वो रजनी से बोल देती है कि उसे 2 गोरी जुड़वा पोतियां हुई है। वहीं कुछ दिन बाद वो अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी दोनों काली पोतियों को सफेद पाउडर का लेप लगा रही थी। तभी वहाँ चंदा आती है, तो वो अपनी सास को ये सब करते देखकर कहती है, आप ठीक तो है, ये क्या कर रही हो मेरे बच्चों के साथ में? इन दोनों को गोरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब लोगों को बोला है कि मेरी काली बहू के 3 गोरे बच्चे हैं, पोता तो गोरा ही हुआ है, अब इन दोनों पोतियों को भी तो गोरा करना पड़ेगा ना। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोलकर सुन, किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। सभी लोग बच्चों को देखने आते हैं और सफेद गोरी बच्चों को देखकर सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी रजनी किसी बहाने से बच्चियों को हाथ में उठा लेती है और बच्ची के शरीर पर लगा पाउडर उसके हाथों पर लग जाता है और वो कहती है, गोरापन मेरे हाथ पर छूट रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपनी दोनों पोतियों को गोरा करने के लिए ये पाउडर रंग दिया है? रजनी ये बात आग की तरह पूरी पार्टी में फैला देती है और चंदा रोते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया, मेरी बच्चियां काली हैं तो भगवान ने 2 ही तो रंग दिए हैं, गोरा और काला। अगर हम ही ऐसे भेदभाव करते रहेंगे तो हमारी सोच कैसे बदलेगी? मैंने सारी जिंदगी सबसे यही सुना है कि मैं काली हूँ। लोगों ने मुझे तरह तरह के ताने दिए हैं, लेकिन ये ताने अपने दोनों बच्चियों को नहीं सुनने दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरी हो या काली, ये मेरी बच्चियां हैं और मेरी ही रहेंगी। चंदा की बात को सुनकर वहाँ आए सभी मेहमानों का सर शर्म से झुक जाता है और कमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद कमला अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और चंदा को ये भी बता देती है कि उसने उसकी बेटी को गायब किया था। अब कमला चंदा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके असली बच्चे का पता लगवाती है और चंदा के बेटे को ले आती है और जिसे वो अपना पोता समझकर पाल रहे थे, उस बच्चे को उसके असली माँ बाप के पास छोड़ाते हैं। चंदा कभी अपनी सास कमला को माफ नहीं कर पाती और अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जाती है। इस तरह कमला अपनी गोरी बहू के गोरे बच्चों के चक्कर में गोपालपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनके पास 2 बैल थे, छिमरा और छोटू। हरिया उनकी मदद से खेती करता था। हरिया अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। हरिया उन दोनों का खूब ख्याल रखता था। फिर सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान जरा सुनती हो? क्या हुआ, क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, आज मैं जरा खेत से देर से घर वापस आऊंगा। क्यों देर से वापस आऊंगा मतलब? रोज कौन से तुम खेत से जल्दी वापस लौटते हो? और आज वैसे तुम जाओगे कहाँ जो देर से वापस आओगे, बोलो? अरे भाग्यवान, आज मुझे अपने खेत की जुताई कर कर उसमें बीज बोना है। और भाग्यवान, आज मैं अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने लेकर जाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने गए थे। अरे भाग्यवान, हमारे बैल दिन भर बेचारे धूप में काम करते हैं और आज उन्हीं की वजह से हमें 2 समय का खाना मिल पा रहा। ऐसे में उन दोनों को मैं नदी किनारे नहलाने लेकर जाता हूँ तो वो दोनों बड़े खुश होते हैं। तुम्हें तो अपने दोनों बैलों के साथ समय बिताने का मौका चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मगर घर समय रहते वापस लौटना और ध्यान से जाना। इतना कहकर हरिया अपने दोनों बैलों को घर से खेत की ओर ले जाता है। और खेत पर जाकर अपने खेत की जुताई करने और बीज बोने लगता है। कुछ समय बाद खेत की पूरी जुताई हो जाती है। अरे वाह, आज तो समय रहते मैंने अपने पूरे खेत की जुताई कर ली। मेरे बैलों की तो बात ही निराली है। चलो अब मैं तुम दोनों को नदी किनारे लेकर चलता हूँ, वहीं तुम दोनों को मैं नहलाऊंगा। हरिया अपने दोनों बैलों को नदी किनारे ले जाता है और अपने बैलों को नहलाता है।
जितना हरिया अपने बेलों से प्यार करता है, उतना ही बेल भी हरिया से प्यार करते हैं। छिमरा और छोटू नहाते समय खूब मनमोहित होते हैं। कुछ दिनों के बाद भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान। क्या हुआ? और आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, आज का दिन हम किसानों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन होता है। आज का दिन अच्छा है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाग्यवान, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपने खेत में बीज बोए थे और अब तक तो बारिश भी अच्छे से हो गई है। अब मुझे लगता है बीज में से पौधा बाहर आ गया होगा। उसी को तो देखने में अपने खेत में जा रहा हूँ भाग्यवान। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी देखना है खेत में लहराती हुई हरियाली। मुझे भी ले चलो आप अपने साथ। ठीक है भाग्यवान, तुम भी हमारे खेत की फसल देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर हरिया और हरिया की पत्नी विमला खेतों की ओर जाते हैं। हरिया के खेत की फसल खूब हरी भरी और बड़ी बड़ी हो गई थी। वाह, देखो तो कितनी सुंदर हरियाली अपने खेत में। मन तो करता है कि दिन भर यहीं रहूं, इन हरियाली को ही देखती रहूं। वाकई में इस बार की फसल पिछली बार की फसल के मुकाबले कई ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी होगी। तुमने यह बिल्कुल सही कहा, इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी और ज्यादा होगी। ये सब मेरे बैलों की मेहनत का कमाल है। आज उन्हीं की मेहनत के कारण मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और कुछ दिनों बाद हरिया की फसल कट जाती है और उसकी फसल कई ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई। चलो इस बार तो मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। अब ये फसल को मैं दिन रहते बाजार में बेच आता हूँ। आज वैसे भी अच्छा दाम मिलेगा। इतने ही बीच में रामू के पास गांव का जमींदार आता है। अरे हरिया, मैंने सुना है कि इस बार पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल तुम्हारी ही हुई है। हाँ जमींदार बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। हाँ, मगर इस बार तुमने मेहनत भी खूब की थी। हरिया, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ जमींदार बाबू, कहिए। हरिया, तुम्हारे खेत के पास मेरी 30 बीघा जमीन है। क्या तुम उस 30 बीघा जमीन पर खेती करना चाहोगे? तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा भाग मेरा। 30 बीघा जमीन? जमींदार बाबू, आप सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है जमींदार बाबू, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं तुम्हारी 30 बीघा जमीन पर खेती करूँगा। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हरिया जल्दी से अपने घर आता है। आप फसल बेचकर इतनी जल्दी आ गए। हाँ भाग्यवान, मैं अपनी फसल बेच आया और मुझे अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। और भाग्यवान, आज एक और खुशखबरी है। मतलब फसल का अच्छा दाम मिला, इसके अलावा और क्या खुशखबरी है? अरे भाग्यवान, आज हमारे खेत पर जमींदार आया था। जमींदार से जो हरिया की बात हुई वह सारी बात हरिया अपनी पत्नी को बता देता है। अरे बाप रे बाप, 30 बीघा जमीन पर खेती, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा ही खेती है। इतनी ज्यादा खेती अपने ये दोनों बैल कैसे कर पाएंगे? भाग्यवान, हम एक काम करते हैं, हम एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। ट्रैक्टर आ जाने से अपना काम आसान हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिया एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लाता है। विमला हरिया का ट्रैक्टर देखकर खूब खुश हुई। और क्या, रामू उसी ट्रैक्टर की मदद से खेती करने लगा। हरिया के ट्रैक्टर आ जाने के कारण हरिया के बेलों का काम बहुत कम हो गया। फिर एक दिन, अरे सुनते हो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहो भाग्यवान, क्या बात कहनी है? जब से अपना ट्रैक्टर आया है, जब से अपने बैलों का कुछ काम नहीं है, हम इन्हें बेफालतू में घास डालकर अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों बैलों को हम अपने घर से भगा देते हैं। भाग्यवान, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? चलो ठीक है, अभी हमें इन बैलों का कुछ काम नहीं है, मगर तुम भूल कैसे गई? आज जो कुछ भी हमारे पास है इन बैलों की मेहनत के कारण है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद एक दिन रामू अपने खेत पर बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर अपने घर वापस लौट रहा था। वह अपने बैलों के लिए घास लाना भूल गया। अरे आज आप तुम्हारे दोनों बैलों के लिए घास नहीं लाए? अरे हाँ, आज खेत पर बहुत काम था तो जल्दी जल्दी में मैं हमारे दोनों बैलों के लिए घास लाना भूल गया। हरिया का प्यार अब अपने बैलों से धीरे धीरे कम हो रहा था और हरिया के मन में एक विचार आता है। पर भाग्यवान गलत क्या कह रही थी, सही तो कह रही थी। जब से मेरा ट्रैक्टर आया है, जब से ये दोनों बैलों का कुछ काम नहीं है।
मैं इन्हें बेफालतू में ही पाल रहा हूँ। वैसे मुझे अब इन बैलों का कुछ काम नहीं है। चलो चलो चलो, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो, मैं तुम्हें बेफालतू में ही घास खिला रहा हूँ। रुको, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको। हरिया का यह व्यवहार देखकर बेल चौंक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हरिया उन बेलों को डंडे से मार मार कर अपने घर से भगा देता है। अरे भाई, ये अपने साथ क्या हुआ? जिस मालिक के लिए हमने मेहनत की, आज उसी ने हमें घर से भगा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। छोटे, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं। जब तक काम रहता है उसे रखते हैं, और जिस दिन काम नहीं तो उसे घर से भगा देते हैं। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ट्रैक्टर आ जाने के कारण हमारा काम कुछ नहीं था, जिस कारण हमारे मालिक ने हम दोनों को घर से भगा दिया। गोपालपुर गांव में एक हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनके पास 2 बैल थे, छिमरा और छोटू। हरिया उनकी मदद से खेती करता था। हरिया अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। हरिया उन दोनों का खूब ख्याल रखता था। फिर सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान जरा सुनती हो? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, आज मैं जरा खेत से देर से घर वापस आऊंगा। क्यों देर से वापस आऊंगा? मतलब रोज कौन से तुम खेत से जल्दी वापस लौटते हो? और आज वैसे तुम जाओगे कहाँ जो देर से वापस आओगे? बोलो। अरे भाग्यवान, आज मुझे अपने खेत की जुताई कर कर उसमें बीज बोना है। और भाग्यवान, आज मैं अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने लेकर जाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने अपने दोनों बैलों को नदी किनारे नहलाने गए थे। अरे भाग्यवान, हमारे बैल दिन भर बेचारे धूप में काम करते हैं, और आज उन्हीं की वजह से हमें 2 समय का खाना मिल पा रहा। ऐसे में उन दोनों को मैं नदी किनारे नहलाने लेकर जाता हूँ तो वो दोनों बड़े खुश होते हैं। तुम्हें तो अपने दोनों बैलों के साथ समय बिताने का मौका चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मगर घर समय रहते वापस लौटना और ध्यान से जाना। इतना कहकर हरिया अपने दोनों बैलों को घर से खेत की ओर ले जाता है। और खेत पर जाकर अपने खेत की जुताई करने और बीज बोने लगता है। कुछ समय बाद खेत की पूरी जुताई हो जाती है। अरे वाह, आज तो समय रहते मैंने अपने पूरे खेत की जुताई कर ली। मेरे बैलों की तो बात ही निराली है। चलो, अब मैं तुम दोनों को नदी किनारे लेकर चलता हूँ, वहीं तुम दोनों को मैं नहलाऊंगा। हरिया अपने दोनों बैलों को नदी किनारे ले जाता है और अपने बैलों को नहलाता है। जितना हरिया अपने बैलों से प्यार करता है, उतना ही बैल भी हरिया से प्यार करते हैं। छिमरा और छोटू नहाते समय खूब मनमोहित होते हैं। कुछ दिनों के बाद, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान। क्या हुआ? और आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, आज का दिन हम किसानों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन होता है। आज का दिन अच्छा है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाग्यवान, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपने खेत में बीज बोए थे, और अब तक तो बारिश भी अच्छे से हो गई है। अब मुझे लगता है बीच में से पौधा बाहर आ गया होगा। उसी को तो देखने में अपने खेत में जा रहा हूँ भाग्यवान। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी देखना है खेत में लहराती हुई हरियाली। मुझे भी ले चलो आप अपने साथ। ठीक है भाग्यवान, तुम भी हमारे खेत की फसल देखना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर हरिया और हरिया की पत्नी विमला खेतों की ओर जाते हैं। हरिया के खेत की फसल खूब हरी भरी और बड़ी बड़ी हो गई थी। वाह, देखो तो कितनी सुंदर हरियाली अपने खेत में। मन तो करता है कि दिन भर यहीं रहूं, इन हरियाली को ही देखती रहूं। वाकई में इस बार की फसल पिछली बार की फसल के मुकाबले कई ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता है कि इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी होगी। तुमने यह बिल्कुल सही कहा। इस बार अपनी फसल कई ज्यादा अच्छी और ज्यादा होगी। ये सब मेरे बैलों की मेहनत का कमाल है। आज उन्हीं की मेहनत के कारण मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा।
और कुछ दिनों बाद हरिया की फसल कट जाती है और उसकी फसल कई ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई। चलो इस बार तो मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। अब ये फसल को मैं दिन रहते बाजार में बेच आता हूँ। आज वैसे भी अच्छा दाम मिलेगा। इतने ही बीच में राम का जमींदार आता है। अरे हरिया, मैंने सुना है कि इस बार पूरे गांव में सबसे बढ़िया फसल तुम्हारी ही हुई है। हाँ जमींदार बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार मेरी फसल खूब बढ़िया हुई। हाँ, मगर इस बार तुमने मेहनत भी खूब की थी। हरिया, तुमसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ जमींदार बाबू, कहिए। हरिया, तुम्हारे खेत के पास मेरी 30 बीघा जमीन है। क्या तुम उस 30 बीघा जमीन पर खेती करना चाहोगे? तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा भाग मेरा। 30 बीघा जमीन? जमींदार बाबू, आप सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है जमींदार बाबू, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं तुम्हारी 30 बीघा जमीन पर खेती करूँगा। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और हरिया जल्दी से अपने घर आता है। आप फसल बेचकर इतनी जल्दी आ गए। हाँ भाग्यवान, मैं अपनी फसल बेच आया और मुझे अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। और भाग्यवान, आज एक और खुशखबरी है। मतलब फसल का अच्छा दाम मिला, इसके अलावा और क्या खुशखबरी है? अरे भाग्यवान, आज हमारे खेत पर जमींदार आया था। जमींदार से जो हरिया की बात हुई वह सारी बात हरिया अपनी पत्नी को बता देता है। अरे बाप रे बाप, 30 बीघा जमीन पर खेती, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा ही खेती है। इतनी ज्यादा खेती अपने ये दोनों बैल कैसे कर पाएंगे? भाग्यवान, हम एक काम करते हैं, हम एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। ट्रैक्टर आ जाने से अपना काम आसान हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिया एक पुराना ट्रैक्टर खरीद लाता है। विमला हरिया का ट्रैक्टर देखकर खूब खुश हुई। और क्या, रामू उसी ट्रैक्टर की मदद से खेती करने लगा। हरिया के ट्रैक्टर आ जाने के कारण हरिया के बेलों का काम बहुत कम हो गया। फिर एक दिन, अरे सुनते हो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहो भाग्यवान, क्या बात कहनी है? जब से अपना ट्रैक्टर आया है, जब से अपने बैलों का कुछ काम नहीं है, हम इन्हें बेफालतू में घास डालकर अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब इन दोनों बैलों को हम अपने घर से भगा देते हैं। भाग्यवान, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? चलो ठीक है, अभी हमें इन बैलों का कुछ काम नहीं है, मगर तुम भूल कैसे गई? आज जो कुछ भी हमारे पास है इन बैलों की मेहनत के कारण है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद एक दिन रामू अपने खेत पर बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर अपने घर वापस लौट रहा था। वह अपने बैलों के लिए घास लाना। अरे आज आप तुम्हारे दोनों बैलों के लिए घास नहीं लाए? अरे हाँ, आज खेत पर बहुत काम था तो जल्दी जल्दी में मैं हमारे दोनों बैलों के लिए घास लाना भूल गया। हरिया का प्यार अब अपने बैलों से धीरे धीरे कम हो रहा था और हरिया के मन में एक विचार आता है। पर भाग्यवान गलत क्या कह रही थी, सही तो कह रही थी। जब से मेरा ट्रैक्टर आया है, जब से ये दोनों बैलों का कुछ काम नहीं है, मैं इन्हें बेफालतू में ही पाल रहा हूँ। वैसे मुझे अब इन बैलों का कुछ काम नहीं है। चलो चलो चलो, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो, मैं तुम्हें बेफालतू में ही घास खिला रहा हूँ। रुको, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको। हरिया का यह व्यवहार देखकर बैल चौंक जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हरिया उन बैलों को डंडे से मार मार कर अपने घर से भगा देता है। अरे भाई, ये अपने साथ क्या हुआ? जिस मालिक के लिए हमने मेहनत की, आज उसी ने हमें घर से भगा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। छोटे, आज के जमाने में सब ऐसा ही करते हैं। जब तक काम रहता है उसे रखते हैं और जिस दिन काम नहीं तो उसे घर से भगा देते हैं। और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ट्रैक्टर आ जाने के कारण हमारा काम कुछ नहीं था, जिस कारण हमारे मालिक ने हम दोनों को घर से भगा दिया।